हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन और पहला प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे काम को आप पसंद कर रहे हैं, मेहनत को आप पसंद कर रहे हैं, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और हम लोगों की जो टॉपिक है प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। हाँ, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के जो पहले के अध्याय हैं और अन्य अध्याय भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे हम लोगों ने क्या किया था पहले प्रश्न में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहे थे, वैसा ही आपको इस दूसरे प्रश्न में भी करना है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? द्विघात समीकरण यानी कि ax की घात 2 धन का bx और धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे आपका जो चर है वो x है, a b c आपकी वास्तविक संख्या है, इस रूप में हमें व्यक्त करना। ये हमारे क्या है? वर्ड प्रॉब्लम यानी कि भारतीय प्रश्न। अभी पहले प्रश्न में आपका एक समीकरण बनाया दिया गया था, उसको आप सिंप्लीफाई करके इस रूप में रख रहे थे। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा, तब सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पहला भाग आपका क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर है और क्षेत्र की जो लंबाई है और मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो आपकी लंबाई है, चौड़ाई जितनी भी उसके 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अगर ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आपको एक द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी आप ज्ञात कर पाएंगे। तो वो हमें द्विघात समीकरण को ही बनाना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक आपका जो फ्लैट है या खेत है या भूखंड है उसको बनाते हैं। वो कैसा है? आयताकार है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक आयताकार भूखंड बनाते हैं भाई। तो मान लो आपके पास ये कोई एक आयताकार भूखंड है भाई, ये आपका एक भूखंड है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई, यानी कि ये आपकी लंबाई और इधर ये आपका चौड़ाई। जो आयताकार भूखंड होता है या आयत होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी आमने सामने की वो बराबर होती हैं। लंबाई ये आपकी भुजा इसके बराबर और ये चौड़ाई है ये इसके बराबर होगी। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जितनी भी हो, तो हम लोग मान लेते हैं जो पहला भाग है उसमें माना आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x मीटर ले लिया। अब आपकी भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए हमारा जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई आपने x मानी, x का दुगना 2x हो जाएगा और उससे एक अधिक यानी एक आपको और जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया? इसकी लंबाई हो गई। अब हमको क्या दिया गया है? इस भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, और जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के सामने आप 528 रख दीजिए बराबर लंबाई आपकी 2x धन 1 है और गुणे चौड़ाई आपने x माना। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है वो आपको ब्रैकेट खोल देना है, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका क्या हो जाएगा? 528 बराबर, इसमें आप ब्रैकेट खोलेंगे 2x की घात 2 और धन का x, क्योंकि इस x का इस 2x के साथ और 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। अब 528 को आप इधर ले आइए तो आपका क्या हो जाएगा? 2x की घात 2 धन का x और ये धनात्मक इधर आएगा ऋणात्मक, यानी कि 528 हो जाएगा। तो यहाँ पर 528 रख दीजिए और बराबर 0 हो जाएगा और यही हम लोगों का भाई आंसर हो जाता है।
तो पहले भाग में जब आप आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उसको द्विघात समीकरण बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा 2x⁻² धन x और माइनस का 528। इसको हमें गुणनखंड करके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमें केवल और केवल द्विघात समीकरण ही बनाना था। जब सॉल्व करना होगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा है, देखिए जब हम लोग प्रश्न, जो इबारती प्रश्न होते हैं या वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो जो उसमें शब्द लिखे होते हैं उन्हीं शब्दों को पकड़ना पड़ता है। जब आप शब्द पकड़ेंगे तभी आप उसको समीकरण में बदल पाएंगे, चाहे रैखिक समीकरण हो, चाहे दो चर वाला रैखिक समीकरण हो और चाहे द्विघात समीकरण हो। जब भी आपको समीकरण में बदलना पड़ेगा तो जो उसमें वर्ड लिखे उनको पकड़ना है। तो यहाँ पे लिखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसके उदाहरण ले लें, मान लो पहला आपका जो धन पूर्णांक है 10 है, इसका क्रम से आने वाला कौन सा होगा? 11। अगर आप पहला धन पूर्णांक अगर आप 12 लेते हैं तो अगला कितना होगा? 13 होगा। अगर आप एक धन पूर्णांक मान लो 108 लेते हैं तो अगला क्या होगा? 109। हम लोग कैसे ज्ञात कर रहे हैं? सभी में एक एक जोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, मान लें कि पहला धन पूर्णांक क्या है? x है, तो जो दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? x धन 1 होगा कि नहीं होगा? यही हमें बात लिख देनी है कि माना पहला धन पूर्णांक बराबर x और जो दूसरा धन पूर्णांक होगा वो कितना होगा भाई? x धन 1 होगा, क्योंकि एक एक करके जोड़ रहे हैं। अब क्या कह रहा है? इनका गुणनफल। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है और गुणनफल आपका कितना है? 306 कह रहा है। और जो आपकी वास्तविक में दी गई हैं उनको आप गुणनफल कर दीजिए, यानी कि x और गुणे x धन 1 और बराबर 306। अब इनका गुणा कर दीजिए तो x⁻² धन का x और बराबर 306। हमें द्विघात समीकरण बनाना है, राइट हैंड साइड में 0 रखना पड़ेगा। तो x⁻² धन का x और माइनस का 306 बराबर 0। यही आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। क्योंकि ये देखिए आपका किस रूप में लिखा है? ax⁻² धन का bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसीलिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। तो हम लोगों का जो दूसरा भाग भी सॉल्व हो जाता है। तीसरा जो हम लोगों का प्रश्न है वो क्या कह रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, यानी कि समीकरण बनाना पड़ेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो कैसे हमें सॉल्व करना है? तो देखिए जब भी आपसे आयु के संबंधित प्रश्न हो तो उनको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, छोटा कौन होगा? रोहन होगा। तो अगर आप मान लो रोहन की उम्र अगर x वर्ष, तो माँ कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष बड़ी। अगर कोई इस समय 10 साल का है और उससे कोई अगर 12 साल बड़ा है तो कैसे पता करेंगे? 10 में 12 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि उसकी आयु कितनी है। तो अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ कितनी होगी? x धन 26 होगी। अब यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष पश्चात। जैसे मान लो अगर आपकी उम्र इस समय 12 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात कितने के होंगे आप? 12 में 3 जोड़ दीजिए तो 15 आ जाएगा। तो ऐसे ही तो पता लगाएंगे। अगर कोई इस समय अगर 30 साल का है और अगर आप 5 वर्ष बाद निकालते हैं तो 5 वर्ष बाद वो 35 साल का हो जाएगा। कैसे पता लगा? 3 में 5 जोड़ दिया। तो ऐसे ही 3 वर्ष बाद जो रोहन है वो कितना हो जाएगा? x धन 3 हो जाएगा और उसकी माँ इस समय कितनी है? x धन 26 है। तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएंगी? x धन 26 और उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। यही नियम लगाते हुए हमें प्रश्न को सॉल्व कर देना हो। फिर इन दोनों की उम्रों का गुणनफल करना है, गुणा करके सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। और इनकी उम्र का जो गुणनफल दिया गया है 360 दिया गया है। मान लिया कि रोहन की आयु x वर्ष है
तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अभी बताया x धन 26। अब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, इस समय x है तो 3 वर्ष बाद x धन 3 वर्ष का हो जाएगा भाई। और अगर उसकी माँ की बात करें तो माँ इस समय कितनी है, x धन 26 वर्ष की, और 3 वर्ष बाद x धन 26 धन 3 वर्ष, यानी कि x धन 29 वर्ष। 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष की हो गई। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात जो आयु होती है उनका गुणनफल 360 है। तो जो आपने आयु निकाली है, कितनी निकाली है, x धन 3 निकाली, और जो माँ है वो x धन 29 है, और बराबर गुणनफल कितना है, 360 है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख देंगे। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो देखिए आप इस x का x धन 29 में भी गुणा करेंगे, और इस 3 का भी x धन 29 में गुणा करेंगे, और बराबर 360 आ जाएगा। अब हमें केवल और केवल इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए। इस x का इस x में गुणा करेंगे तो x की घात 2, और धन का 29x, और धन का यहाँ पे ये 3x हो जाएगा, और 29 और गुणे 3 करेंगे तो आपका 87, और बराबर 360। हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण को ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में, यानी कि राइट हैंड साइड में आपको 0 लाना है। तो जो 360 है उसको लेफ्ट में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए x की घात 2, 29 और 3 जुड़ जाएगा तो आपका 32x आ जाएगा, और धन का 87, और माइनस ये आपका 360 हो जाएगा, और बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन का 32x, और इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे 10 से 7 गए 3, और 15 से 8 गए 7, और ये 2, यानी कि x की घात 2 धन का 32x और माइनस का 273 बराबर 0 आ जाएगा। और यही आपका द्विघात समीकरण बन गया है, तो हमें यही लिख देना है, यानी कि x की घात 2 धन का 32x माइनस का 273 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड करके सॉल्व कर देना है, और ये आपका क्या है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है, और जो कि द्विघात समीकरण बन गया है। तीसरा भाग भी हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे प्रश्न का जो आखिरी भाग है आपका क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किमी यानी किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे अधिक। सिंपल सी बात है, जब आप चाल यानी कि अपनी जो स्पीड है वो कम कर दोगे समय ज़्यादा लगेगा। तो जब आप स्पीड 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर देते हैं तो वो 3 घंटे अधिक समय लगाती है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो भैया देखिए, मान लो आपकी ये जो है दूरी है और वो कितनी है 480। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारी गाड़ी है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हम लोगों ने चाल x मान लेते हैं। तो ये जो 480 किलोमीटर है इसको तय करने में समय कितना लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी और बटे चाल। तो आपकी जो दूरी थी वो कितनी थी 480 है, और जो चाल आपने x लिया है इतने घंटा लगा। भैया लगा कि नहीं लगा, जो आप समान चाल से चल रहे थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप चाल कम कर देते हैं, तो जब चाल कम किया तो पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी। फिर वही समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी वही आपकी है 480 और समय कितना है x माइनस 8 घंटा। यही तो लगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों समय में कितने का अंतर रहा 3 घंटे। जैसे अगर आप समान चाल से जाते तो जो आपका समय निर्धारित था वहीं पर पहुंच जाते, लेकिन आपने क्या किया, जो चाल है वो कम कर दी, दूरी तो आपकी वही रही, समय आपका क्या लगा 3 घंटे अधिक लगा। यानी ये वाला समय अधिक है बाद वाला। तो इन दोनों समयों के बीच का अंतर कितना है
3 घंटे ही तो रहा। जैसे मान लो आपको कहीं पे पहुंचना था, आप 3 घंटे बाद पहुंचे, तो कह देंगे 3 घंटे के अंतर पर आप आए हैं। तो जो पहले समय लगा और बाद में समय लगा, बाद वाला समय ज्यादा लगेगा जब आप चाल कम कर देंगे। तो जो बाद वाले समय से पहले वाले समय को घटा देंगे और बराबर कितना आ जाएगा, 3 घंटे के बराबर होगा, क्योंकि जो अंतर है दोनों स्थितियों में, जो समय का अंतर है वो 3 घंटे है। जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया वही लिख दिया कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, जो दूरी आपकी वही 480 किलोमीटर है। तो इस 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी 480 बटे x, इतने घंटा लगा आपका। लेकिन आपकी क्या है, चाल कम हो जाने पर, जब आपकी चाल कम हो जाए तब आपकी चाल कितनी कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो 8x से 8 कम कर दिया, दूरी वही आपकी 480 रही, लिखा है उसी दूरी को। तब आपको इसको तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी आपकी कितनी है, वही 480, लेकिन चाल अब आपकी x - 8। जब आपकी चाल कम हो जाती, समय ज़्यादा लगेगा, अब आपका 3 घंटे अधिक समय लगा। तो प्रश्न के अनुसार जो दोनों समय आपने ज्ञात किए हैं उन दोनों समयों का अंतर होगा 3 घंटा। कितना होगा, 3 घंटा। तो आप पहले यहाँ पे 480 बटे x - 8 बराबर अंतर कर दीजिए, तो यहाँ पे घटा देना है, तो यहाँ पे घटा दीजिए भाई, और घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जो 3 घंटे के बराबर, यहाँ पे 480 बटे x बराबर 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है और एक द्विघात समीकरण बनेगा। सॉल्व करने के लिए आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप फ्री हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 480 है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 480 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 बटे x - 8 और -1 बटे x और बराबर 3, यही तो बचेगा। अब इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका क्या बचेगा, 480 तो ऐसा ही रहा, यहाँ पे इनका लासा लेना पड़ेगा, और लासा आपका x - 8 आएगा। x - 8 कट गया, इस x को इसमें 1 से गुणा करेंगे, x आएगा, माइनस यहाँ पे देखिए आपका x, और ये माइनस यहाँ पे ऐसे लिख दो, और -8, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर 3। अब ब्रैकेट खोलेंगे, डायरेक्ट अगर लिख देते तो शायद कंफ्यूज होते थे, इसलिए आपने यहाँ पे x से x कटा, तो x - 8 का इस 1 के साथ गुणा होगा, तो आपका क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 480, और ब्रैकेट में अंश में आपका देखिए x - x और धन का 8, हर में आपका x की घात 2 माइनस का 8x और बराबर 3, यही तो बचेगा। अब यहाँ से एक x धन का एक ऋण का कट गया, अंश में केवल आपका 8 बचा, 480 गुणे 8 और बटे आपका क्या बचा, यहाँ पे वही लिख दीजिए। तो देखिए 480 गुणे 8 और बटे x की घात 2 और माइनस का 8x बराबर 3 बटे 1। अब हम लोग इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए इस 3 का गुणा होगा इस x की घात 2 माइनस के 8x और बराबर 480 गुणे 8। अब यहाँ पे ये 3 इधर गुणे में है, तो इधर लेफ्ट से राइट लाओगे तो बटे में हो जाएगा, तो वही यहाँ पर रख दीजिए। तो x की घात 2 माइनस का 8x और बराबर 480 गुणे 8 और बटे 3, 3 से कट जाएगा तो 16 48 होता है, यानी 108 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसको आप गुणा करेंगे, 16 × 128 होता है, यानी कि x की घात 2 माइनस का 8x बराबर 128 और 1 0। हमें राइट हैंड साइड में सारा कुछ जीरो रखना होता है, तो इससे 1280 को लेफ्ट में ले आइए, तो x की घात 2 माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0, और यही आपका द्विघात समीकरण बन गया है भाई, जो हमारा दूसरे प्रश्न का चौथा भाग है, सॉल्व हो जाता है। और इस तरीके से जो प्रश्नावली 4.1 भी हम लोगों की सॉल्व हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।